अभिलाषा की कहानी के 7वें भाग में आपने सुना कि कैसे अभिलाषा अपनी बुआ जी को माताजी के घर ले आती है और माताजी की जिद पर अभिलाषा और उसकी बुआ जी वहीं रहने लगते हैं। एक दिन अभिलाषा टैक्सी से घर पर आ रही होती है कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। वो वहाँ से पैदल आने लगती है तो वहाँ से गुजर रही एक कार में बैठे 2 लड़के उसे तंग करने लगते हैं और कैसे रोहित ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर अभिलाषा की मदद करता है और कैसे रोहित का एक्सीडेंट होता है और सूरज अभिलाषा के घर पहुंचता है। वो उसे अपनी शादी और होने वाले बच्चे के बारे में बताकर उससे तलाक की मांग करता है और अभिलाषा उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती तो रोहित उसे बताता है कि सूरज जो भी कह रहा है वो सच है, क्योंकि सूरज वही शख्स था जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब आगे रोहित अभिलाषा से कहता है, डॉक्टर, मुझे आपकी निजी जिंदगी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं, पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप जैसी सुलझी और समझदार लड़की ने एक ऐसे इंसान के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के 14 साल गंवा दिए। ये शख्स उस दिन शराब के नशे में अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था, ये जानते हुए कि इसके साथ इसकी पत्नी और होने वाला बच्चा है। भगवान न करे अगर उस दिन कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो क्या होता। इधर माताजी अभिलाषा को उठाती हैं और उसे दिलासा देते हुए कहती हैं, चुप हो जाओ बेटा, संभालो खुद को। अभिलाषा की बुआ जी कहती हैं, ऐसा कैसे कर सकता है सूरज, हम वकील से बात करेंगे, तुम चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभिलाषा रोते हुए कहती है, अब ठीक होने को रह ही क्या गया है बुआ जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा, हो गया सब खत्म। बुआ जी कहती हैं, ऐसा नहीं कहते बेटा, सूरज को इस बात का जवाब देना ही होगा। तुम्हारे होते हुए वो दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकता है, सूरज को उस औरत को छोड़ना ही होगा। अभिलाषा कहती है, ये आप क्या कह रही हो बुआ जी, सूरज ने जो किया सो किया, पर इसमें उस बच्चे का क्या कसूर जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं। मैं उस बच्चे के सर से उसके पिता का साया कैसे छीन सकती हूँ। बुआ जी कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो बेटी। अभिलाषा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ बुआ जी, मैंने फैसला कर लिया है। तलाक चाहता है ना सूरज, मैं उसे तलाक दे दूंगी, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। माताजी अभिलाषा के नज़दीक जाकर कहती हैं, बेटा, मैं ये तो जानती थी कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर आज मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। जिस इंसान का तुमने 14 साल तक इंतज़ार किया, अपने फैसले से भटकी नहीं, सिर्फ एक बच्चे की खुशी के लिए कि उसके सर से उसके पिता का साया न हटे, तुमने अपनी ही खुशियों का गला घोट लिया और एक पल में अपना फैसला बदल लिया। आज मैं तुम्हें मान गई बेटा। ये बातें सुनकर बुआ जी रोने लगती हैं और कहती हैं, अब मेरी बेटी का क्या होगा, अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, किसके सहारे जिएगी अब वो। मैं सूरज को कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है। इस पर रोहित बुआ जी से कहता है, आंटी जी, ऐसा मत कहिए, जो हो गया सो हो गया। देखिए, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं ये बात करने का, लेकिन मैंने अगर आज ये बात ना करी तो कहीं देर ना हो जाए। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं डॉक्टर का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते डॉक्टर को कोई एतराज़ ना हो। बुआ जी कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम और अभिलाषा। माताजी बुआ जी से कहती हैं, रोहित सही तो कह रहा है बहन जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अभिलाषा को अपनी बहू के रूप में देखकर। रोहित की ये बातें सुनकर अभिलाषा चौंक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोहित ये बात कर रहा है। अभी वो सूरज के दिए सदमे से बाहर निकल ही ना पाई थी कि रोहित की कही बात से वो फिर से परेशान होने लगी। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। माताजी की बेटी दिव्या घर आ पहुंची थी। जैसे ही अभिलाषा की नज़र दिव्या पर पड़ती है, उसके पैरों तले मानो जैसे ज़मीन खिसक जाती है। ये दिव्या और कोई नहीं
बल्कि उसकी कॉलेज की सहेली और राहुल की ही बहन थी। दिव्या अभिलाषा के पास आकर पूछती है, कैसी हो अभिलाषा? ये देखकर माताजी दिव्या से कहती हैं, तुमने अभिलाषा को कैसे पहचाना? तुम तो पहले कभी मिली भी नहीं। इस पर दिव्या कहती है, माँ मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? माँ आपको नहीं पता, पर ये मेरी कॉलेज की सहेली अभिलाषा है। टेलीफोन पर जब आपने इसका जिक्र किया, मैं तभी से बेचैन हो रही थी यहाँ आने के लिए, पर मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। अभिलाषा को समझ ही ना आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लगने लगा जैसे उसके साथ फिर से कोई खेल खेला गया है और उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। वो माताजी से कहती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माताजी? आप भी मुझे इस घर में लाई थी ना। वो रोहित की तरफ देखकर कहती है, एक भाई गलती करता है, शर्त लगाता है, और दूसरा भाई चला है उसकी गलती को सुधारने के लिए। आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? माताजी आप बताइए, आखिर मैंने आपके बेटे का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये सब भुगतना पड़ा? माताजी कहती हैं, ये तुम क्या नाम शनाम बोले जा रही हो बेटा? आखिर क्या किया है मेरे बेटे ने? मुझे भी तो पता चले, आखिर बात क्या है? रोहित कहता है, माँ मैं बताता हूँ आपको सारी बात। वो शर्त लगाने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि अपना राहुल था। रोहित की ये बातें सुनते ही माताजी के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। रोहित की ये बात सुनकर वो दंग रह जाती हैं। ये सुनकर दिव्या और अभिलाषा रोहित की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। अभिलाषा रोहित से कहती है, अच्छा तो आप सब जानते थे? रोहित कहता है, हाँ डॉक्टर मैं सब जानता था। वो एक दिन बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि कॉलेज की किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मेरे बहुत पूछने पर उसने मुझे आपके बारे में बता दिया। मेरी बात का विश्वास करो डॉक्टर, उसे इस बात का दिल से पछतावा था कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हॉस्पिटल में पहली बार माँ का इलाज कराते वक्त आपका नाम सुनकर मैं चौंका ज़रूर था, लेकिन जब आपकी बुआ जी ने माँ को आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बताया तो मुझे यकीन हो गया आप ही वो अभिलाषा हो जिसके बारे में मुझे राहुल ने बताया था। शायद आपको ना पता हो डॉक्टर, पर राहुल आज इस दुनिया में नहीं है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैंने ही उसे बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा था, लेकिन जिस फ्लाइट से वो जा रहा था वो क्रैश हो गई, जिसमें राहुल की जान चली गई, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। दुनिया छोड़ जाने वाले से क्या गिला डॉक्टर? क्या आप राहुल को अभी भी माफ़ नहीं करोगी? रोहित की ये बात सुनकर अभिलाषा को जैसे धक्का सा लगा था। वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। बुआ जी उसके पीछे जाने लगती हैं तो दिव्या उन्हें रोक कर कहती है, रुकिए आंटी जी, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, वो अभी बहुत तकलीफ़ में है। अभिलाषा अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब अचानक क्या हो गया। एक तरफ सूरज की वापस आने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो सूरज जिसने अभिलाषा पर धोखे का इल्ज़ाम लगाकर उससे तलाक की मांग की थी, आज उसने ही उसे धोखा देकर चुपचाप दूसरी शादी कर ली थी। तो दूसरी तरफ राहुल की मौत के लिए भी वो खुद को ही दोषी मान रही थी कि कहीं उसकी ही कोई दुहाई उसे ना लगी हो। कॉलेज में राहुल से उसकी पहली मुलाकात से लेकर उसकी आखिरी मुलाकात, अभिलाषा के एक्सीडेंट के वक्त हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे से चुपके से झांकता हुआ राहुल का वो चेहरा, अभिलाषा से माफ़ी मांगती उसकी पछतावे से भरी वो नज़रें उसके सामने घूम रही थीं। और इधर रोहित का उससे शादी का प्रस्ताव। वो बुरी तरह से इन बातों में उलझ गई थी। वो इन सब बातों से अब थक चुकी थी और परेशान हो चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी और इन सब बातों से दूर
इन लोगों से दूर कहीं दूर चली जाएगी। वो अपना सामान बांधने लगती है। इतने में ही बुआ जी अभिलाषा के पास आती हैं। वो अभिलाषा से कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिलाषा कहती है, मैं जानती हूँ बुआ जी आप मुझसे क्या बात करने आई हैं, पर अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने आपका सामान भी पैक कर दिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बुआ जी कहती हैं, मैं कहीं नहीं जा रही और ना ही तुम। अभिलाषा कहती है, ठीक है बुआ जी आप यहीं रहिए, मैं रमेश से बोल दूंगी आपको घर ले जाएगा, पर अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अभिलाषा वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से बढ़ती हुई हॉल की तरफ आ जाती है। रोहित, दिव्या और माताजी सब हॉल में ही होते हैं। बुआ जी अभिलाषा को आवाज़ देते हुए कहती हैं, अभिलाषा तुम्हें कसम है मेरी, तुमने मेरी बात सुने बिना अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो। बुआ जी की ये बात सुनकर अभिलाषा वहीं रुक जाती है। बुआ जी अभिलाषा के पास आती है और रोते हुए कहती हैं, देखो बेटा मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी से भी कहीं ज़्यादा माना है, अपने बेटे से भी कहीं ज़्यादा प्यार किया है। क्या तुम अपनी बुआ की ये बात नहीं मानोगी? अभिलाषा कहती है, ये आप क्या कह रही हो बुआ जी, क्या मैं नहीं जानती ये सब? बुआ जी कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी रही, ये जानते हुए कि सूरज तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, पर मैंने तुम्हारे विश्वास पर विश्वास किया, पर क्या नतीजा निकला उस भरोसे का। 14 साल कोई कम नहीं होते ज़िंदगी में, जो तुमने उस इंसान के लिए गवा दिए। क्या क्या नहीं सहा तुमने, लोगों के ताने, खुद अपनी सगी भाभी की कड़वी बातें, लेकिन तुम सबको नज़रअंदाज कर सब बर्दाश्त करती रहीं, अकेले में रोती रहीं, तड़पती रहीं। पर अब मैं तुम्हें यूं और तन्हा और अकेले जीते नहीं देख सकती मेरी बेटी। अपनी इन खुशियों की भीख अपनी इस बुआ को, अपनी इस माँ को दे दो बेटा। मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। ये आप क्या कर रही हो बुआ जी, ऐसा मत करो। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बुआ जी कहती हैं, मैं सही कह रही हूँ बेटा, हाँ कह दो इस रिश्ते के लिए, हाँ कह दो। रोहित बाबू एक अच्छे इंसान हैं। अभिलाषा कहती है, हाँ बुआ जी ये एक अच्छे इंसान हैं और ये इनकी अच्छाई ही तो है जो ये मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करना चाहते हैं, या ये ज़िंदगी भर के लिए अपने भाई की गलती की भरपाई करना चाहते हैं। और अगर ये शादी हो भी गई ना बुआ जी, तो ये एक तरस और पश्चाताप की बुनियाद पर खड़ा समझौते का वो रिश्ता होगा जिसमें आपकी बेटी को वो खुशियाँ कभी नसीब नहीं होंगी जिनकी आप भविष्य के लिए कल्पना कर रही हो। माताजी कहती हैं, ऐसा मत कहो बेटा, मैं मानती हूँ मेरे छोटे बेटे से नादानी में गलती हुई, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। और रही बात रोहित की, मेरा बेटा ऐसा नहीं कि वो किसी की भावनाओं के साथ खेले। मैं आंख बंद करके अपने रोहित पर विश्वास कर सकती हूँ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। इस पर रोहित कहता है, माँ अब बस भी कीजिए। वो बुआ जी की तरफ देखकर कहता है, आंटी जी मैं आपसे भी यही कहूँगा, इस हालत में डॉक्टर पर इतना दबाव डालना ठीक नहीं। मुझे लगता है ये डॉक्टर की ज़िंदगी है और अपना भला बुरा वो अच्छी तरह से जानती हैं। अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद ले सकती हैं। वो अभिलाषा का सामान से भरा बैग उठाता है और अभिलाषा से कहता है, चलिए डॉक्टर मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, अब मना मत करना। अभिलाषा रोहित के साथ कार में बैठ जाती है। दोनों कार में थे, एकदम शांति का माहौल था। इतने में रोहित बोल पड़ता है, चलिए डॉक्टर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। एक छोटा सा बच्चा महज 1 साल या शायद कुछ महीने का होगा, वो एक आदमी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ मिलता है। उसे शायद कोई छोड़ गया था वहाँ।
उस आदमी ने लोगों से बहुत पूछने की कोशिश की, आखिर ये किसका बच्चा है, पर सबने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर वो आदमी उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उस आदमी की पत्नी भी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उनकी 5 साल की शादी में अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालने लगी। उस आदमी ने उस बच्चे के माता पिता को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिले। आखिरकार लोगों की बहुत मना करने पर उस बच्चे को उस आदमी ने गोद ले लिया और अपना नाम दिया। और 1 साल बाद ही उनको एक बेटा हुआ और फिर बेटी। वो आदमी अपनी पत्नी से कहता था कि वो बच्चा उनके लिए बहुत लकी है। उसके आने से उनका बिजनेस तेजी से चल पड़ा था। उनका घर खुशियों से भर गया था। उन्होंने अपने तीनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, सबको बराबर प्यार दिया। डॉक्टर, क्या आप जानती हो कि वो बच्चा कौन है? वो मैं हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अभिलाषा रोहित की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। हाँ डॉक्टर, ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैं 19 साल का था जब दिल का दौरा पड़ने से पापा की मौत हो गई। तब उनके एक रिश्तेदार ने माँ को मेरे लिए ताना देते हुए कुछ गलत कह दिया था और मुझे तभी माँ से पता चला था कि मुझे उन्होंने गोद लिया था। मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, पर उससे बढ़कर हूँ। माँ ने भी मुझे कभी अपने से अलग नहीं किया। दिव्या और राहुल को भी ये बात नहीं पता। पापा के जाने के बाद उनकी बिजनेस की जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर ले ली थी। साथ पढ़ता भी रहा। माँ ने भी मेरे साथ पूरा संघर्ष किया। हमने पापा के बिजनेस को कभी डूबने नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ाया। जानती हो डॉक्टर, मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा इंसान जुड़े जो कि किसी भी रूप में इस परिवार को तकलीफ़ पहुंचाए। माँ मुझे बहुत कहती थी शादी के लिए, लेकिन मैं उन्हें टाल देता था। अब आप ये सोच रही होंगी कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि मैंने आप पर तरस खाकर या अपने भाई की गलती की भरपाई करने के लिए आपकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया था, बल्कि मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी होती अगर आप मेरे जीवन का हिस्सा होती। आप मेरे साथ हमेशा खुश रहती। पर क्योंकि डॉक्टर ये आपकी ज़िंदगी है तो फैसला भी आपका होगा। पर इसके बाद भी आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इतने में स्टेशन आ जाता है। रोहित अपनी कार रोक लेता है और अभिलाषा से कहता है, आप यहीं बैठिए डॉक्टर, मैं टिकट लेकर आता हूँ। रोहित की इन बातों ने अभिलाषा को गहरी सोच में डाल दिया था। रोहित के जीवन की कहानी उसे अपने जीवन के संघर्ष से कम नहीं लग रही थी। इतने में रोहित आ जाता है। वो अभिलाषा से कहता है, टिकट मिल गई है डॉक्टर, चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म तक छोड़ देता हूँ। वो प्लेटफॉर्म तक साथ आते हैं। अब अभिलाषा कहती है, अब आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। रोहित वहीं खड़ा रहता है। अभिलाषा जैसे जैसे ट्रेन में बैठने को आगे बढ़ती जा रही थी, उसके कानों में रोहित की एक एक बात गूंज रही थी। कभी उसे रोहित के संग बीते कुछ पल याद आते, कभी बुआ जी की वो बातें जब उसके सामने वो अपनी झोली फैलाकर उसकी खुशियों की भीख मांग रही थी। ये सोचते सोचते वो ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन चलने लगती है, पर रोहित वहीं खड़ा था और देखते ही देखते ट्रेन रोहित की आंखों से ओझल हो जाती है। रोहित वहीं प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ जाता है। देर रात रोहित घर पर पहुंचता है। सब सो चुके थे, पर रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आ रही थी। वो वहां जाकर देखता है तो वहां अभिलाषा थी, जिसे देखकर रोहित चौंक जाता है। वो अभिलाषा से कहता है, डॉक्टर आप वापस आ गई।
कुछ भूल गई थी क्या, या फिर सफ़र में कोई परेशानी हुई? अभिलाषा कहती है, हाँ भूल गई थी, सब कुछ तो यहीं रह गया था। वो रोहित के हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहती है, और सफ़र, अब अकेले सफ़र करते करते मैं थक गई हूँ। रोहित, क्या आप मुझे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में शामिल करेंगे? रोहित कहता है, डॉक्टर। अभिलाषा कहती है, नहीं डॉक्टर नहीं, सिर्फ अभिलाषा। इस तरह रोहित की अभिलाषा से शादी हुई, पूरे रस्मों कस्मों और रीति रिवाजों के साथ, वो भी पूरी धूमधाम से। रोहित ने अभिलाषा से किया अपना वादा पूरे दिल से निभाया। उसने अभिलाषा की ज़िंदगी में अपने प्यार से खुशियों के ढेर सारे रंग बिखेर दिए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये रही थी, अभिलाषा के हाथ पर बना वो टैटू जिसकी वजह से अभिलाषा की ज़िंदगी के 14 साल बर्बाद हुए, आज उस टैटू को रोहित के रूप में उसका वास्तविक स्वरूप, उसका असली हकदार मिल गया था। AR यानी अभिलाषा और रोहित। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।